आईसीएआर में विकसित हुई 61 फसलों की 109 प्रजातियां। अभी पैडी ट्रांसप्लांटर से धान की रोपाई करे किसान। जैविक खाद से खेती करे, मिट्टी उपजाऊ रहेगी। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। देश के किसानों की आय बढ़ाने और पर्यावरण को बचाने के लिए बेहतर पैदावार देने वाली और पर्यावरण अनुकूल फसलों की 109 प्रजातियों को बीते दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र को समर्पित किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार किए गए बीज एवं पौधों की कुल 61 फसलें हैं, जिनमें 34 बाजरा, धान और अन्य फसलों से संबंधित है, जबकि 27 बागवानी फसलें हैं। प्रधानमंत्री ने नई किस्म को विकसित करने के लिए आईसीएआर के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए बाजरे के महत्व पर विशेष जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब लोग पौष्टिक भोजन की ओर रुख कर रहे हैं। इधर किसानों ने कहा कि 61 फसलों से संबंधित यह नई किस्म कम लागत के कारण उनके लिए अत्यधिक लाभकारी साबित होंगे। उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु सरकार के प्रयासों और कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका की भी काफी सराहना की है। पशुपालक किसान भाइयों, मॉनसून के समय में जल जमाव वाले क्षेत्रों में पशुओं के जाने से उनमें मुंह पका खुर पका रोग होने की संभावना काफी प्रबल हो जाती है। इस रोग में पशुओं के मुंह और खुर में घाव हो जाता है। इससे बचाव के लिए एफएमडी का टीका उपलब्ध है, इसलिए पशुपालक सरकार द्वारा चलाई जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम में पशुओं का टीकाकरण अवश्य करवाएं। बरसात के मौसम में पशुओं में मुंह पका खुर पका रोग प्रायः देखने को मिलता है। विषाणु जनित यह बीमारी संक्रामक है। एक पशु से दूसरे पशु में यह बीमारी तुरंत फैलती है। खुर में जख्म बढ़ने पर उसमें कीड़ा लग जाना, पशुओं का लंगड़ा कर चलना खुरपका रोग के लक्षण है। इसी तरह मुंह पका रोग में मुंह में फफोले पड़ जाना, मुंह से मवाद बहना और पशुओं का खाना नहीं खाना मुंह पका रोग के लक्षण है। इस रोग से पहला बचाव पशुओं का टीकाकरण है। 6 माह के अंतराल पर साल में 2 बार एफएमडी का टीका पशुओं को दिलवाकर उसे इन रोगों से आप बचा सकते हैं। अभी के मौसम के लिए एक जरूरी बात यह भी है कि मॉनसून के पहले, मॉनसून के दौरान और मॉनसून के बाद भी पशुओं को कीड़े मारने वाली दवा अवश्य खिलाएं, ताकि आपके पशु सालों भर निरोग रहकर अच्छा उत्पादन देते रहें। वैशाली जिले के फरीदपुर गांव के युवा किसान चंद्रलोक कुमार समेकित खेती को अपनाकर आज सफल किसान बन चुके हैं। इस बार इन्होंने 5 कट्ठे में मचान विधि से कद्दू की खेती की है। इन्हें कद्दू की खेती में अच्छा खासा मुनाफा होने की उम्मीद भी है। कृषि यंत्र के बिना किसान के लिए धान की खेती करना काफी मुश्किल हो सकता है। एक बार के लिए काफी श्रमिकों की आवश्यकता होती है और दूसरा इस पर खर्च भी अधिक आता है। धान उत्पादन के लिए को लेकर किसान की इन दोनों समस्याओं का समाधान पैडी ट्रांसप्लांटर कृषि यंत्र कर सकता है। किसान भाइयों, गाय के गोबर को पोषण का श्रेष्ठ विकल्प माना जाता है, जिसमें पौधों के लिए आवश्यक सभी सूक्ष्म तत्व संतुलित मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। इसमें जब केचुआ मिला दिया जाता है तो प्राकृतिक रूप से यह जैविक खाद का रूप ले लेता है। इस खाद में कई नई खेती लागत मूल्य को कम करती है और उत्पादन को भी बढ़ाती है। मिट्टी की उर्वरकता में जिस एक जीव की सर्वाधिक भूमिका होती है वह है केचुआ। केचुआ शरीर से निकला अवशिष्ट ही वर्मी कंपोस्ट है, जिससे पोषक तत्व साधारण गोबर खाद की तुलना में काफी अधिक होते हैं। केचुआ अपने भोजन के लिए कुदरती तौर पर मिट्टी को पलटते रहता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति लगातार बढ़ती रहती है। किसान अगर इस तकनीक से खेती करे तो उन्हें कम लागत में काफी अच्छा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि इसके उपयोग से पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी अधिक बढ़ती है और वर्मी कंपोस्ट से की जाने वाली जैविक खाद मानव तथा पशु स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए पर्यावरण को भी बचाती है। केचुआ की खूबियों के कारण ही इसे प्रकृति का हलवाहा कहा जाता है। किसान भाइयों, बरसात का
मौसम फलदार वृक्ष लगाने का सबसे श्रेष्ठ मौसम माना जाता है। अगर आप आम का बगीचा लगाने वाले हैं तो लंगड़ा, आम्रपाली, मल्लिका, दशहरी, बम्बैया प्रभेद के आम को लगा सकते हैं। इन प्रभेदों के लिए बिहार की जलवायु काफी अनुकूल है। आइए अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना की विभिन्न मंडियों में आज चावल और गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार देखने को मिले। लोकल गेहूं 3500 रुपए प्रति क्विंटल, एमपी वाला गेहूं 4300 रुपए प्रति क्विंटल, सोनम चावल 5500 रुपए प्रति क्विंटल और बासमती चावल 11,000 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। आसमान में बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ बरसात भी होगी। प्रदेश के कुछ हिस्सों में वज्रपात की संभावना भी व्यक्त की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राजधानी सहित पूरे प्रदेश का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। अभी आप देख रहे थे कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरों को, खबरें खेती के माध्यम से, जिसमें आपने जाना मंडी भाव, उपकरण, उन्नत प्रभेद, सफलता की नई कहानी और साथ ही साथ मौसम संबंधी समाचार। नमस्कार हमारे तमाम अन्नदाता किसान भाइयों को कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम। किसान भाइयों, खेती बाड़ी से जुड़ी खबरों को आगे भी देखेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, तो आप बने रहे हमारे साथ। 36,000 हेक्टेयर ये जो मखाना की खेती की जा रही है, हमारा प्रयास ये है कि आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार से ये खेती का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को हम बढ़ाएं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मखाना का उत्पादन और विपणन एक महत्वपूर्ण कृषि उद्योग है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में सहायक है। मखाना का व्यावसायिक उपयोग एवं विपणन न केवल किसानों के लिए बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए भी उपयोगी साबित हो रहे हैं। मखाना का पौष्टिक गुणों के कारण इसका उपभोग और व्यापार दोनों में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है। यही वजह है कि विगत दिनों पटना स्थित ज्ञान भवन में मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया। तो आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी खास टीवी रिपोर्ट। मखाना प्राचीन काल से लेकर नूतन काल यानी अब तक मखाना हमारी परंपरा का श्रेष्ठ उदाहरण रहा है। पुरातन से लेकर अब तक मखाना हमारे अपने पूजा पाठ से लेकर खाद्य सामग्री के रूप में इस्तेमाल होता रहा है और मखाना अब बड़े पैमाने पर उगाया जा रहा है, जिसे जीआई टैग भी दिया जा चुका है 16 अगस्त वर्ष 2022 को। और जैसे ही जीआई टैग मखाना को मिलता है, न सिर्फ मखाना को एक बड़ी पहचान मिलती है बल्कि साथ ही साथ विश्व के मानचित्र पर मखाना की एक बड़ी पहचान बनती है और बिहार की भी पहचान इससे गौरवान्वित होती है। 3 और 4 अगस्त को और मखाना महोत्सव में विभिन्न जानकारी, जी हाँ, कृषि मंत्री जी के द्वारा जो है मखाना महोत्सव का उद्घाटन किया गया और साथ ही साथ देश से बड़े उद्यमी मखाना महोत्सव में भाग ले रहे हैं। इसी पर आइए देखते हैं एक टीवी रिपोर्ट। बिहार को उसके इतिहास के साथ साथ मखाना भी काफी खास बनाता है। 16 अगस्त 2022 को जीआई टैग मिलने के बाद मखाना की मांग, मखाना का उत्पादन काफी तर्कसंगत हो गया है।
मांग भी बढ़ी, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी। बिहार में यह स्थिति उत्साह बढ़ाती है क्योंकि पूरे देश का 80 से 90% मखाना का उत्पादन सिर्फ बिहार में ही होता है और इसमें भी सर्वाधिक मिथिला क्षेत्र में। पर इसमें एक दूसरा पहलू भी है। विश्व का 90% मखाना भारत में उत्पादित होने के बावजूद भारत से वित्त वर्ष 2022 तक सिर्फ 200 मीट्रिक टन ही मखाना का निर्यात हुआ, क्योंकि मखाना के सफेद दानों में एक रूपता नहीं होने के कारण कुछ खेपें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्वीकार नहीं हो पाती है। बिहार में उगाए जाने वाले मखाना की थ्रेसिंग, सफाई, बीज ग्रेडिंग, सुखाने, भूनने के लिए मशीनीकृत प्रणाली का अभी अभाव है। मखाना प्रसंस्करण इकाइयों की भी बड़े पैमाने पर दरकार है। उद्यमियों को निवेश के लिए तैयार करना भी लगभग एक चुनौती है और उत्पादक बाजार और खरीदार के बीच मजबूत पुल का निर्माण अभी प्रक्रियाधीन है। ये तमाम मुद्दे सरकारी पक्ष से गंभीर विमर्श की प्रतीक्षा में थे। मखाना महोत्सव 2024 इसी प्रतीक्षा की पूर्णता है। बिहार का मखाना है पोषक तत्वों का खजाना और बिहार की धरोहर मिथिला मखाना के टैगलाइन के साथ कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय द्वारा राजधानी पटना के ज्ञान भवन में बीते 3 और 4 अगस्त को 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन संपन्न हुआ। कृषि विभाग, उद्यान निदेशालय, उद्योग विभाग के अधिकारियों समेत महोत्सव में प्रदेश के मखाना उत्पादक किसान, कृषि वैज्ञानिक, व्यापारी, उद्यमी, निर्यात सहित आम लोग भी मौजूद रहे। 2 दिनों में मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा भी हुई। परिचर्चा हुई राज्यों के प्रतिनिधि, अग्रणी निर्यातक और प्रमुख मंडियों के प्रतिनिधियों के साथ भी। मखाना क्रेता विक्रेता समागम हुआ और जिक्र हुआ मखाना के पोषक तत्वों का भी। महोत्सव में विभिन्न ग्रेड की मखाना एवं मखाना उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। मखाना महोत्सव 2024 2 दिनों तक चला, जिसमें प्रथम दिन पैनल चर्चा के माध्यम से मखाना के उत्पादन में वृद्धि की संभावना, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, यांत्रिकरण, देश के बाजार के लिए बिहार की मखाना की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, वैश्विक पहुंच के लिए बिहार के मखाना की मार्केटिंग की रणनीतियों को बढ़ाना आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। देश के प्रमुख निर्यातक कंपनी के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। बिहार तथा अन्य राज्यों के स्थित कई खाद्य प्रोसेसरों भी इस विमर्श में हिस्सा ले रहे थे। मखाना किसानों को कृषि ऋण की जानकारी सुचारू रूप से प्राप्त हो, इसलिए राज्य स्तरीय बैंकर समिति के द्वारा भी स्टॉल्स लगाए गए थे। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए बिहार सरकार द्वारा दी जा रही सहायताओं की भी जानकारी साझा करने के उद्देश्य से बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा भी कई स्टॉल्स लगाए गए थे। प्रदेश के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने मखाना महोत्सव का उद्घाटन किया। कृषि मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मखाना महोत्सव में किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के स्टॉल्स का भी मुआयना किया। साथ ही कंपनी प्रतिनिधियों से बातचीत की, उत्पादों की बारीकियों को देखा और उनके कामों को भी काफी सराहा। बिहार में अभी मखाना की खेती मुख्यतः 10 से 12 जिलों तक ही सीमित है, लेकिन बदलते परिवेश में मखाना की खेती को विस्तार देने की आवश्यकता है। उत्पादन तभी बढ़ेगा जब खेती का रकबा और मखाना उत्पादन में लगे किसानों की संख्या बढ़ेगी। 36,000 हेक्टेयर ये जो मखाना की खेती की जा रही है, हमारा प्रयास ये है कि आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार से ये खेती का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को हम बढ़ाएं। अभी यदि हम 36,000 तक पहुंचे हैं, 36,000 हेक्टेयर तक, तो इसको कैसे हम 50,000, 60,000 हेक्टेयर तक ले जाने का प्रयास करें। हमारे लगभग 25,000 से अधिक किसान इस काम में जुड़े हुए हैं और 25,000 किसान यदि आज इस काम से जुड़े हैं तो आगे आने वाले 2-3 वर्षों में कैसे 50,000, 60,000 किसानों को इस
काम के साथ जोड़ा जाए ताकि मखाने की खेती का भी विकास हो। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिहार के मखाना को पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम करने की आवश्यकता है। किसानों को अनुकूल माहौल देना होगा, उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ानी होगी, मार्केटिंग को किसानों के हित में काफी सुगम बनाना होगा, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को अत्याधुनिक तकनीक एवं यंत्रों से सुसज्जित करना होगा। जो प्रोसेसिंग यूनिट वाले लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे जरूर आग्रह करूंगा कि जो भी आधुनिकतम मशीन उपकरण, उन मशीन और उपकरणों का आप इस्तेमाल करें, और जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी तो रेट अच्छे आएंगे। मखाना की मांग उसके पौष्टिक गुणों के कारण भी बढ़ रही है। मखाना महोत्सव में भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मखाना की उपयोगिता को प्रदर्शित किया गया। कृषि मंत्री ने कहा कि मखाना के स्वास्थ्यवर्धक गुणों को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करने की आवश्यकता है ताकि मखाना के खरीदारों की संख्या बढ़ सके। हम यदि मखाना का सेवन करते हैं तो मैं समझता हूं कि शरीर को हम स्वस्थ रख सकते हैं, शरीर को हृष्ट-पुष्ट रख सकते हैं, और जो लाभ बताए गए वो लाभ चाहे वह हाइपरटेंशन का हो, ब्लड शुगर का हो, चाहे वह किडनी का हो, कार्डियक हो, जो भी महत्वपूर्ण हमारे अंग हैं, उन सभी अंगों को पौष्टिकता प्रदान करता है मखाना। और जब पौष्टिकता प्रदान करता है तो इसका प्रचार प्रसार हम जितना करेंगे उतना लोग इसका सेवन ज्यादा करेंगे। और नेचुरल है कि जब सेवन ज्यादा होगा तभी डिमांड क्रिएट होगा, डिमांड क्रिएट होगा तब प्रोडक्शन की तरफ हमारा ध्यान जाएगा। मखाना महोत्सव का उद्देश्य सिर्फ मखाना और उसके उत्पादों को प्रदर्शित करना मात्र नहीं, बल्कि मखाना के विकास एवं निर्यात की संभावनाओं को तलाशना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था, क्योंकि वर्तमान में मखाना आजीविका का साधन बनकर मखाना को प्रासंगिक बना रहा है। वैसे वर्तमान समय में मखाना उत्पादन में जुटे किसानों को प्रोत्साहित करना और मखाना को हर थाली तक पहुंचाना भी इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य रहा। बिहार सरकार के द्वारा मखाना विकास योजना के तहत हम सभी किसानों को बीज में मदद देते हैं, उनकी खेती करने के लिए मदद देते हैं, जो भी पारंपरिक यंत्र का उपयोग होता है उसमें भी मदद देते हैं। साथ ही साथ जो आधुनिक यंत्र हैं उनके ऊपर भी अनुदान का प्रावधान है। इसके साथ ही मखाना भंडारण के ऊपर विगत वर्ष से हम लोगों ने नई योजना का सृजन कर सभी लोगों को भंडारण क्षमता विकसित करने के लिए का विस्तृत आयोजन किया है। इससे हमारे किसान जिनको सही वक्त पर सही मूल्य नहीं मिल पाता था और अपने मखानों को औने पौने दाम पर बेचना पड़ता था, वो अब अपने मखाना को संग्रहण कर सही वक्त पर सही मूल्य प्राप्त कर बाजार में बेच सकते हैं। मखाना महोत्सव में उपस्थित उद्यमियों के साथ भी व्यापक विचार विमर्श किया गया। महोत्सव में किसानों और उद्योगपतियों को आपस में जोड़ने के लिए भी कई गोष्ठियां रखी गई थी। इसी क्रम में बिहार सरकार के उद्योग विभाग की भी कई योजनाएं हैं जो मखाना किसानों एवं मखाना उद्योग के लिए काफी लाभकारी साबित होगा। उद्योग विभाग की भी इसी क्रम में कई योजनाएं हैं जो मखाना के उद्योग के लिए काफ़ी लाभकारी है। मखाना मैं आपको बताना चाहूँगा कि उद्योग विभाग के लिए हाई प्रायोरिटी सेक्टर यानी अत्यंत इम्पोर्टेंट श्रेणी में आता है और उसमें जो लाभ दिए जाते हैं वो अन्य उद्योगों की तुलना में ज़्यादा दिए जाते हैं। साथ ही साथ प्राथमिकता में अगर कोई मखाना का उद्योग लगाना चाहता है तो उसके लिए हम लोग के विभाग की ओर से उनको प्राथमिकता में बियाडा का जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें लैंड आवंटित या भूमि आवंटित की जाती है। साथ ही साथ भारत सरकार की PMFME योजना है जिसके तहत फूड प्रोसेसिंग में पूंजी निवेश से लेकर प्रोसेसिंग में मशीनों की खरीद से लेकर उसके भंडारण के लिए भी सहयोग दिया जाता है। कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि मखाना उत्पादक किसानों को मखाना का बेहतर बाजार और मूल्य मिले, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। मखाना आज बिहार की पहचान बन चुका है और पूरे देश का 80% से अधिक मखाना बिहार में होता है।
राज्य सरकार इसके लिए लगातार प्रमोशन के लिए कार्य कर रही है और आज उसी के कारण जो मखाना 200-300 रुपये किलो बिकता था, अब 1000 रुपये से भी अधिक रेट हो गया है और बड़ी संख्या में किसान, नए किसान इससे जुड़ रहे हैं। चूंकि भारत में मखाना का सबसे बड़ा स्रोत बिहार ही है, इसलिए मखाना के क्षेत्र में काम करने वाले या काम करने के इच्छुक उद्योगपतियों की नजर भी बिहार पर है। यह बिहार के किसानों के लिए काफी शुभ संकेत है। उड़ीसा से आई एक युवा उद्यमी प्रतिभा खेरिया ने बताया कि वह मखाना उत्पादक किसानों को क्लस्टर बनाकर बिहार में उत्पादित मखाना को ब्रांड बनाकर व्यापार कर रहे हैं। उन्हें भी यही लगता है कि मखाना व्यापार में काफी संभावनाएं हैं और हम चाहते हैं कि हर किसान एंटरप्रेन्योर बने। जो किसान के बच्चे हैं जो आजकल खेती छोड़कर जा रहे हैं, वो हर किसान के बच्चे एंटरप्रेन्योर बने और अपना खुद का ब्रांड वो शुरू करें। हमने भी अपना खुद का ब्रांड शुरू किया जिसमें हम अपना खेती, मार्केटिंग, पैकेजिंग हम सब करते हैं और ऑल ओवर इंडिया आपके घर पे आपको मखाना पहुंचाते हैं। बिहार एवं दूसरे राज्यों से आए लोगों ने महोत्सव में कई तरह की मखाना पंपिंग मशीन का भी प्रदर्शन किया। ये मशीनें मखाना का लावा ग्रेडिंग करती है और ग्रेडिंग से ही मखाना की कीमत भी तय होती है। लावा को ग्रेड करता है, 3 ग्रेड में बांटता है और उसके अलग अलग ग्रेड करने से उसका प्राइस बढ़ जाता है। इसलिए किसानों को बहुत उपयोगी है क्योंकि उसका रेट बढ़ जाता है, उसको रेट ज़्यादा मिलता है लावा का। मैं मशीन का इन्वेंटर हूँ, मैंने डेवलप की है मशीन, मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, नोएडा से आया हूँ। ये मखाना पॉपिंग मशीन है, भूजा हुआ बीज इसमें डालते हैं और उससे मखाना साथ के साथ निकल आता है। 1 घंटे में लगभग 20 किलो मखाना निकल आता है अगर 6 फोड़ी फोड़े तो। मखाना उत्पादक कंपनियों ने भी बिहार में मखाना उद्योग के विस्तार को लेकर काफी सकारात्मक भूमिका निभा रही है। ये कंपनियां मखाना से निर्मित विभिन्न उत्पादों जैसे मखाना पाउडर, मखाना का खीर पाउडर, मखाना पास्ता, मैक्रोनी पास्ता आदि की पहुंच बाजार तक सुनिश्चित कर रही है। मखाना को थोड़ा सा जो हम लोग कर रहे हैं ट्रेडिशनल वे से, उसको मॉडर्न वे से लेके आ रहे हैं। इसलिए हम लोग रॉ मखाना तो कर ही रहे हैं, साथ में हमने मखाना पाउडर, ये हमारा मखाना पैनी पास्ता है ये, और ये हमारा मैक्रोनी पास्ता, इसमें 2 सेगमेंट लेके आए हम लोग प्रदेश सरकार चाहती है कि बिहार का मखाना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक ब्रांड के रूप में स्थापित हो। आज अमेरिका मखाना के सबसे बड़े बाजार के रूप में उभरकर सामने आया है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मखाना को लेकर चीन और पाकिस्तान भारत के कड़े प्रतिद्वंदी हैं। ऐसे में मूल संवर्धन के हर कदम उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं मार्केटिंग पर समग्रता से सोचने और काम करने की जरूरत है। बाजार में उत्पाद की बिक्री में उसकी पैकेजिंग भी बहुत खास महत्व रखती है, जो मूल्य संवर्धन को कम से कम 15% तक प्रभावित करती है। मखाना महोत्सव में हमारे प्रतिनिधि ने भारतीय पैकेजिंग संस्थान के निदेशक राजेश कुमार मिश्रा से मखाना की पैकेजिंग पर बातचीत की। इसकी पैकेजिंग के लिए क्या कर रहा है भारत सरकार? जो आज का स्टेटस है कंज्यूमर का, कॉन्शियस है एनवायरनमेंट के बारे में, तो मेरा एक ये ध्येय है कि हम लोग अगर इसका सस्टेनेबल पैकेजिंग डेवलप करें और उसका एक प्रोजेक्ट को लेके अगर हम आगे बढ़ें, जैसे बगास की पैकेजिंग के आधार पर अगर हम करें, तो आज का जो कंज्यूमर है इंटरनेशनल मार्केट में उसको एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा है, वो काफ़ी जागरूक है पर्यावरण के बारे में। तो इसको ध्यान में रख के मैंने अपने अधिकारियों से चर्चा करी इसके बारे में और ये डिसाइड किया है कि अगर हम इसका एक एनवायरमेंटल पैकेजिंग डेवलप करें तो वो हमारे प्रोडक्ट को और ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में इस्टेब्लिश कर पाएगा। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक पहल है। इस पहल का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का चयन, उसकी ब्रांडिंग और प्रचार करना है। एक जिला एक उत्पाद के तहत राज्य के दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, कटिहार एवं अररिया इन 6 जिलों में मखाना उत्पाद नामित है। मखाना महोत्सव में आमंत्रित भारतीय पैकेजिंग संस्थान के डॉक्टर तनवीर आलम से भी हमारे प्रतिनिधि ने एक जिला एक उत्पाद में बिहार की प्राथमिकताओं पर बातचीत की। तो ये पैकेजिंग है जो हमारे प्रोडक्ट को, ये सारे जो जीआई टैग प्रोडक्ट हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को उसकी ब्रांडिंग में बहुत सहयोग देगा। और हम जैसा कि कहा कि वैल्यू एडिशन 15% से
30% ज़्यादा किसानों को उसका रिटर्न मिल सकता है अगर आप अच्छी पैकेजिंग, टिकाऊ पैकेजिंग, सस्टेनेबल पैकेजिंग का उपयोग करेंगे। मखाना प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उत्साहवर्धन के लिए पूंजीगत अनुदान का भी सरकार की ओर से प्रावधान किया गया है। मखाना महोत्सव में व्यक्तिगत निवेशकों एवं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को भी पूंजीगत अनुदान का चेक भी प्रदान किया गया। कृषि विभाग यही चाहता है कि किसानों का भरोसा सरकार पर कायम हो सके और वे जितना मखाना उपजाएंगे उनके उत्पाद को बाजार मिलेगा और उन्हें मखाना की कीमत भी मिलेगी। सरकार किसानों को मखाना महोत्सव के जरिए यह भी भरोसा दिलाना चाहती है कि धान, गेहूं जैसी परंपरागत फसलों के बाद भी कई ऐसे फसलें हैं जो किसानों के दरवाजे तक समृद्धि पहुंचा सकती है। तालाब के कीचड़ में सिर्फ कमल ही नहीं खिलते बल्कि मखाना भी खिलता है। तो हमारे अन्नदाता किसान भाइयों एवं बंधुओं, कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे हैं आप सभी दर्शकों को बताते चले कि मखाना महोत्सव का जो आयोजन किया गया था, जिस पर आधारित आपने टीवी रिपोर्ट देखा है, उम्मीद है कि आप अपने थाली में मखाना को लाएंगे और मखाना की उपयोगिता को बढ़ाएंगे। मखाना ना सिर्फ पौष्टिक आहार है बल्कि मखाना के माध्यम से हमारे राज्य के जो कृषक भाई बंधु हैं उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट बढ़ती है, क्योंकि उनको रोजगार मिलता है और हमारा देश समृद्धि की ओर आगे बढ़ता है। तो हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो अभी आपने देखा मखाना का उत्पादन एवं विपणन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर स्थित हमारी खास टीवी रिपोर्ट। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ नई और खास जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दे इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।